वहीं हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा था और 74 सीट कायम किया था, जिसमें 27 सीटों पर इनकी हार हुई। सोचिए कि जेडीयू ने 115 सीट पर लड़ा था और उसमें 43 सीट यानी कि 43 सीट आया था। तो आरजेडी ने पूरे 144 सीट पर लड़ा था और इनका पूरा 75 सीट कायम हुआ था, जिसमें 69 सीटों पर इनकी हार हुई थी। अगर आईएनएस कांग्रेस की बात कर ले तो ये 70 सीट पर चुनाव लड़े थे बिहार में पिछली विधानसभा में, और इनकी सीटें कितनी थी? 19, यानी कि 51 सीटों पर इनकी हार हुई थी। नमस्कार दोस्तों, देखिए बिहार में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है और इसी तेजी में तेजी से खबरें निकल के सबके सामने आ रही है। अब की बार बिहार की जो चुनाव हो रही है वो त्रिकोणीय चुनाव हो गया। एक तरफ जहां इंडिया महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन, और तीसरी तरफ है आपका जनसुराज में प्रशांत किशोर ने तरह तरह के खुलासे करते जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं को उन्होंने खुलासे कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बीजेपी बिल्कुल एकदम चोरों की पार्टी बन गई है। प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि जो दूसरों को ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो खुद एक भ्रष्ट नेता हैं, खुद एक चोर हैं। किसी को पेट्रोल चोर कह रहे हैं, किसी को कॉलेज चोर कह रहे हैं, किसी को नाम बदलू कह रहे हैं, अनेक तरह के नाम प्रशांत किशोर दे रहे हैं। जिस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने इन लोगों का खुलासा किया है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अशोक चौधरी की 200 करोड़ की संपत्ति का उन्होंने खुलासा किया, पूरी एविडेंस के साथ किया। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अशोक चौधरी ने उनके ऊपर मनहानि का केस कर दिया, वो भी 100 करोड़ की मनहानि का केस कर दिया। इसके बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर आप 100 करोड़ की मनहानि का केस किए हैं, अगर 200 करोड़ की संपत्ति खुलासा करने के बाद आप 100 करोड़ की मनहानि का केस किए हैं, तो हम फिर से खुलासा करेंगे, आप फिर से मनहानि का केस करिए, हम इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं है। और आपके माध्यम से ये बता दे रहे हैं, ये पहले भी हमको मानहानि का नोटिस भेजे थे, ये दूसरी बार भेजे हैं। आज 2 दिन के बाद अब इनका और खुलासा करेंगे तो एक और नोटिस बनाकर तैयार कर ले। प्रशांत किशोर अशोक चौधरी से डरने वाले हैं। ये 10 को देखिए बात ऐसा है कि प्रशांत किशोर सारी पार्टियों के साथ पहले काम कर चुके हैं, उसके बाद उनको पता है कि कौन सी पार्टी कितनी पानी में है और किसके अंदर कितना दम है। इसके बाद उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सारी बातों को खुलासा करने का काम किया है। दूसरी ओर बात कर लेते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। तो सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में जिस तरह से हलचलें मची हुई है और एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने हलचलें मचा दी है, दोनों में काफ़ी एकदम दिलचस्प बातें निकल के सामने आ रही है। एक तरफ जहां जेडीयू कह रहा है कि हम 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी ओर जहां बीजेपी कह रहा है कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब कि दोनों मिला के 201 सीट हो गए। बचे भाई कितना? 42 सीट बच रहे। उसमें चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमको 70 सीटें चाहिए, और वहीं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमको 20 सीटें चाहिए, यानी कि 90 सीट और इनकी बढ़ जा रही है। पूरी विधानसभा की सीटें की बात करें तो 243 सीट पर ही चुनाव होता है, लेकिन इनकी जो डिमांडें हैं वो बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में एक रैली हुई थी, जिसमें चिराग पासवान ने खुद कहा था कि अगर हमारी बात लोग नहीं मानते हैं तो हम पूरी 243 के 43 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर सकते हैं। अगर बात करें सीएम फेस की, तो फिर वो सीएम फेस की बात कर रहे हैं कि अगर सीएम की चेहरा हम ही होंगे, यानी कि एलजेपी रामविलास की जो पार्टी है, लोजपा उनके रामविलास के पुत्र चिराग पासवान कहते हैं और उनके जीजा जी कहते हैं अरुण भारती की सीएम का चेहरा भी चिराग पासवान को ही होना चाहिए। अब ऐसे में क्या होती है क्या नहीं होता, ये आप लोग खुद चुनाव के समय आपको देखने को मिलता है। जहां बीजेपी सोचती है कि हम चिराग पासवान को 40 सीटें देकर निपटा दें और मांझी जी को 10 सीटें देकर निपटा दें, फिर भी ये सीटें ज़्यादा हो जा रही है, यानी कि 50 ये हो गया और वो हो गया। तो क्या बीजेपी अपनी सीटों में कटौती कर पाएगी या फिर जेडीयू अपनी सीटों में कटौती कर पाएगी, ये चीज़ें देखना बाकी है। जिस तरीके से जब जेपी नड्डा बिहार में आए थे, उसके बाद से सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, तब नीतीश कुमार ने उनसे बिना मुलाकात किए ही जेपी नड्डा दिल्ली चले गए। तो उसके बाद फिर अमित शाह जब रोहतास जिले के डेहरी में आए थे, उसके बाद फिर आए और एक होटल में नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच एक मुलाकात हुई, जिसके बाद हमको लगता है कि सीट शेयरिंग की जो बातें हुई वो क्लियर हो चुकी है। दूसरी ओर बात कर लेते हैं आरजेडी की। आरजेडी और कांग्रेस और अन्य पार्टियों की जो गठबंधन है उसमें भी हलचलें मची हुई है। जिस तरह से अभी रोहिणी आचार्य ने खुलासा किया है संजय यादव के बारे में, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर एकदम हलचल मचा हुआ है। वहीं जब सीएम फेस के लिए बात हुई तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि हम तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम का फेस नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद से तेजस्वी यादव ने क्या किया कि उन्होंने फिर से यात्रा शुरू कर दिया, और उस यात्रा से उनको क्या घाटा होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है, ये आप लोग खुद चुनाव के समय में देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि
जो मुकेश सहनी है वो कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो मुकेश सहनी का होगा, यानी कि जो वीआईपी की सुप्रीमो है मुकेश सहनी जी, वो कहते हैं कि चेहरा मेरा होना चाहिए। अगर बात कर लें बड़ी बड़ी पार्टियों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले जो 2020 का विधानसभा चुनाव था उसमें काफ़ी बुरा हुआ था। इतना कुछ होने के बाद अगर ये लोग इतनी सीटें मांगते हैं तो धिक्कार इन लोगों पर। देखिए, अगर बिहार विधानसभा 2020 की बात किया जाए तो उसमें आरजेडी ने पूरे 144 सीट पर लड़ा था और इनका पूरा 75 सीट कायम हुआ था, जिसमें 69 सीटों पर इनकी हार हुई थी। दूसरी ओर अगर जेडीयू की बात करते हैं तो जेडीयू का परफॉर्मेंस पिछले साल बहुत बुरा था, यानी कि पिछले विधानसभा 2020 की जो विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें बिल्कुल बुरा रहा था। 115 सीट, सोचिए कि जेडीयू ने 115 सीट पर लड़ा था और उसमें 43 सीट यानी कि 43 सीट आया था। तो इनका परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर वहीं हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा था और 74 सीट कायम किया था, जिसमें 27 सीटों पर इनकी हार हुई थी। अगर आईएनएस कांग्रेस की बात कर ले तो ये 70 सीट पर चुनाव लड़े थे बिहार में पिछली विधानसभा में और इनकी सीटें कितनी थी? 19, यानी कि 51 सीटों पर इनकी हार हुई थी। अगर इस आंकड़ा को देखा जाए तो इन लोगों को सीटें जो मिल रही थी वो बिल्कुल सही थी। बाकी वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।